गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा है कि सारे लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल पे देखेंगे या बोर्ड पे देख रहे हैं कि ये जो टॉपिक है कहाँ कहाँ काम आपको करेगा। पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, जीआईसी, डाइट, बीओ, एनटीए, नेट, जेआरएफ। और ये जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक को हम लोग लेके आए हैं जो शिक्षा शास्त्र में केवल शिक्षा पे बात करेंगे। हम लोग शिक्षा शास्त्र को होल हो गया जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान भी आता है, शिक्षा दर्शन भी आता है, तुलनात्मक शिक्षा आता है, बहुत सारी जितने शिक्षा के पेपर हैं सारे पेपर आते हैं। लेकिन हम लोग इसको शिक्षा दर्शन के अंतर्गत जो शिक्षा का पार्ट है, इसके बाद शिक्षा दर्शन आता है। शिक्षा और दर्शन का क्या संबंध है, उसके बाद प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, अस्तित्ववाद, सारे वाद आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात जिस पे करेंगे वो बात करेंगे केवल शिक्षा पे। और यहाँ पे जो बात करेंगे हम लोग 2004 से लेकर के 2024 तक शिक्षा से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। और हम लोग देखेंगे कि लगभग हर साल मैंने मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो अगर इस वीडियो को आप अच्छे से और पूरी देखेंगे तो हमको आशा है कि 2 प्रश्न आप इजीली सरलता से हल करके आएंगे। आइए हम लोग देखते हैं जो प्रश्न है क्या है। जैसे पहला प्रश्न हम लोगों का है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में सक्रिय एजेंसी नहीं है। देखिए प्रश्न के नेचर को जरूर समझें। प्रश्न के नेचर को अगर नहीं समझ पाएंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। क्या यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, शिक्षा में सक्रिय एजेंसी नहीं है। अब देखिए शिक्षा में कितनी एजेंसी होती है, तो शिक्षा में 2 एजेंसियां होती हैं, एक सक्रिय एजेंसी और दूसरी होती है निष्क्रिय एजेंसी। एक होती है सक्रिय एजेंसी, दूसरी होती है निष्क्रिय एजेंसी। अगर यहाँ पे प्रश्न ऐसे भी पूछता कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में निष्क्रिय एजेंसी है, तो भी उत्तर वही होता जो उत्तर इस समय होगा। तो सक्रिय एजेंसी किसे कहते हैं? सक्रिय एजेंसी उसे कहते हैं जिसमें अधिगमकर्ता और अधिगम कराने वाला दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हों। जहां पे अधिगम करने वाला और अधिगम कराने वाला दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं तो वहां पे सक्रिय एजेंसी काम कर रही है। बट जहां पे अधिगम कराने वाला अधिगम करने वाले से प्रभावित नहीं हो रहा है लेकिन अधिगम करने वाला अधिगम कराने वाले से प्रभावित हो रहा है, तो वहां पे निष्क्रिय एजेंसी होती है। जैसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं प्रश्न के माध्यम से, तो हो सकता है कि हमसे आप प्रभावित हो जाएं, लेकिन हम आपसे प्रभावित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो टीचर टाट का रिलेशन जो होता है आमने सामने बैठ करके जिसमें बात करते हैं वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो अधिगम हो रहा है एक पक्षीय हो रहा है। मैं बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मुझसे आप प्रभावित हो लेकिन मैं आपसे प्रभावित नहीं होऊंगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो इसका उत्तर आप स्वयं बता दीजिए क्या होगा। स्कूल एक सक्रिय, स्कूल क्या है? सक्रिय एजेंसी है। परिवार सक्रिय एजेंसी है। राज्य सक्रिय एजेंसी है। यानी इसमें दोनों अधिगम करता और अधिगम कराने वाला दोनों प्रभावित होते हैं। तो कौन सी सक्रिय एजेंसी नहीं है? दूरदर्शन। दूरदर्शन क्या है? सक्रिय एजेंसी नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षा के कार्यक्रम से बिल्कुल नहीं जुड़ा है। नेट जून 2007 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ये भी जो प्रश्न था 2007 में ही पूछा जाएगा, जून में पूछा गया था। यानी जून में नेट जून 2007 में 2 प्रश्न शिक्षा से संबंधित पूछे जा चुके हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से शिक्षा के कार्यक्रम से बिल्कुल नहीं जुड़ा है। किससे बात कर रहे हैं? देखिए प्रश्न के नेचर को समझिएगा। शिक्षा कार्यक्रम की बात की जा रही है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? शिक्षा कार्यक्रम। तो शिक्षा के कार्यक्रम से कौन कौन जुड़ा है? निरक्षरता का एडुकेशन जुड़ा हुआ है, शिक्षा का ग्लोबलीकरण ये भी जुड़ा हुआ है, शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण ये भी जुड़ा हुआ है। क्या नहीं जुड़ा है? शिक्षा कार्यक्रम की बात की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा की बात नहीं की जा रही है, शिक्षा कार्यक्रम की बात की जाए। तो क्या नहीं जुड़ा है? सतत शिक्षा नहीं जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन,
शिक्षा में पूर्ण जीवन की तैयारी के लक्ष्य का समर्थन किसने किया था? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। शिक्षा में पूर्ण जीवन की तैयारी के लक्ष्य का समर्थन किसने किया था? किसने किया था? हर्बर्ट ने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, जॉन डेवी ने किया था, प्लेटो ने किया था। इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर। शिक्षा में पूर्ण जीवन की तैयारी के लक्ष्य का समर्थन किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। लेकिन जॉन डीवी भी बड़ा ही महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है, इसका भी एक टॉपिक है, शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। जॉन डीवी क्या कहता है? शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, और इसका उत्तर क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा की प्रगति को प्रदर्शित करने का मुख्य स्रोत है? इस प्रश्न के नेचर को भी समझिए। निम्नलिखित में से होता यह है कि शिक्षा को हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के साथ भी पढ़ते हैं, शिक्षा दर्शन के साथ भी पढ़ते हैं, तुलनात्मक शिक्षा के साथ भी पढ़ते हैं, विशिष्ट शिक्षा के साथ भी पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न गलत करके आ जाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि प्रश्न के प्रकृति को हम नहीं समझते हैं। देखिए प्रश्न के प्रकृति को समझिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शिक्षा की प्रगति को प्रदर्शित करने का मुख्य स्रोत है। यहां शिक्षा की प्रगति की बात की जा रही है, न कि शिक्षा की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? शिक्षा की प्रगति की बात की जा रही है। शिक्षा की प्रगति को प्रदर्शित करने का मुख्य स्रोत है। तो क्या है शिक्षा की प्रगति को प्रदर्शित करने का? शैक्षिक सिद्धांत है, शैक्षिक व्यवहार है, शैक्षिक दर्शन है कि शैक्षिक इतिहास है। अब एक नॉर्मल सी बात है कि हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि व्यक्ति क्या है, सिद्धांत में क्या है, इससे बहुत मतलब नहीं है। केवल मतलब इससे है कि व्यक्ति का व्यक्ति व्यवहार में क्या है। तो इसकी प्रगति को जो प्रदर्शित करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है? शैक्षिक व्यवहार। उसका शैक्षिक व्यवहार कैसा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। आगे आइए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक संस्था है? देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन, और अभी आगे देखेंगे तो इसको कई बार पूछा है। ये 2008 में नेट दिसंबर 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक संस्था है? औपचारिक नहीं पूछ रहा है। और शिक्षा की कितनी संस्थाएं हैं, शिक्षा के कितने प्रकार हैं? मोटे तौर पे प्रकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोटे तौर पे 3 प्रकार हैं। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक या निरौपचारिक। एक में क्या होता है? सारी चीजें फिक्स होती हैं औपचारिक में, दूसरे में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, तीसरी में लचीली होती है, कुछ चीजें फिक्स होती हैं और कुछ चीजें फिक्स नहीं होती हैं। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं हम? अनौपचारिक की। औपचारिक के बाद कौन सी आती है? अनौपचारिक। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक संस्था है। तो कौन सी अनौपचारिक संस्था है बताइए? बहुत ही इजी है, अब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। कौन सी है? लाइब्रेरी। ये अनौपचारिक संस्था है। देखिए नेट जून 2008 में एक क्वेश्चन पूछा है, शिक्षा का व्यक्तिगत लक्ष्य बालक को क्या बनाना है। अब यहाँ पे देखिए शिक्षा के लक्ष्य की तो बात की जा रही है, लेकिन व्यक्तिगत लक्ष्य की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? व्यक्तिगत लक्ष्य की बात की जा रही है। अब यहाँ प्रश्न के नेचर को समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रश्न बड़ा ही इजी है और हो जाता है गलत। तो क्या जैसे ही सामूहिक हो जाता तो सहयोगी व्यक्ति हो जाता, लेकिन जब ये व्यक्ति की क्या व्यक्तिगत लक्ष्य की बात की जा रही है, इंडिविजुअल एम की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया उत्तर क्या होगा? आत्मानुभूत व्यक्ति बनाने का। ये नेट जून 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए अगला देखते हैं। नेट दिसंबर 2008 में पूछा गया है, सतत सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है? सतत सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है? अशिक्षित लोगों की अत्यधिक संख्या को शिक्षित करने की आवश्यकता, लोगों की अधिक सीखने की इच्छा, ज्ञान का गतिकीय विकास, अपने आप को नवीनतम ज्ञान से अवगत कराने की आवश्यकता। बताइए
आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका उत्तर क्या होगा? सबसे अच्छा उत्तर क्या होगा? सतत शिक्षा की बात की जा रही है, तो यहां पे क्या होगा? ज्ञान की गतिकीय विकास होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में ये पूछा गया है, नेट जून 2010 में शिक्षा में पूर्ण जीवन के लक्ष्य को प्रतिपादित किया गया। अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2007 में, लगभग वही क्वेश्चन है। इसके उत्तर बताने की बहुत आप समझ रहे हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, यह किसने कहा था? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, किसने कहा था? जॉन एडमसन ने कहा था कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। लेकिन यहां प्रश्न दूसरा है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, इस कथन का अर्थ है किसी वैचारिक आधार से विहीन शिक्षा चल नहीं सकती, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य दार्शनिक विवेक को सिखाना है, शिक्षा दर्शन को गति प्रदान करती है, शिक्षा सैद्धांतिक मतों को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। इसका उत्तर क्या होगा? शिक्षा का अंतिम लक्ष्य दार्शनिक विवेक को सिखाना है। अगला देखिए, फिर औपचारिक और अनौपचारिक आ गया। यहां क्वेश्चन है, नेट जून 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र है। औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, तीन शिक्षा की बात हम कर रहे थे, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। अगर यहां पे स्कूल होता, सपोज दैट स्कूल होता, तो औपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या होता? स्कूल होता। लेकिन अगर स्कूल नहीं है तो क्या होगा? घर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी शिक्षा की विनियमित करती है? शिक्षा को विनियमित करती है। अब बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा समझना है, इसके नेचर को। इसका नेचर क्या है? शिक्षा को क्या करती है? विनियमित करती है। तो कौन करती है? चर्च नहीं करता, स्कूल नहीं करता, पुस्तकालय नहीं करता, कौन करता है? राज्य करता है। दूसरा क्वेश्चन, अगला जून 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, यह प्रश्न है, व्यवहार के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक व्यापक है? व्यवहार के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक व्यापक है? यह क्वेश्चन पूछा गया है नेट जून 2013 में। पहला है इसका ऑप्शन, सामाजिक संगठन के रूप में विद्यालय। दूसरा है शैक्षिक समाजशास्त्र। तीसरा है शिक्षा का सामाजिक आधार। और चौथा है शिक्षा का समाजशास्त्र। इसमें क्या होगा? शिक्षा के सामाजिक आधार। अगला प्रश्न, निम्न में से, प्रश्न को देखिए, निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, नेट दिसंबर 2013 में पूछा गया है। संसाधन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? शिक्षा में कौन संसाधन सम्मिलित नहीं है? दो चीजें पढ़ी है, शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है। यहां सम्मिलित है नहीं पूछ रहा है। तो मानव संसाधन शिक्षा में सम्मिलित है, सामग्री संबंधी संसाधन सम्मिलित है, वित्तीय संसाधन सम्मिलित है, लेकिन जल संसाधन शिक्षा में सम्मिलित नहीं है। इजी सा क्वेश्चन। आइए अगला देखते हैं, शिक्षा का सार्वजनिक उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, प्रश्न पूछा जा चुका है। यहां पे क्या कर दिया? शिक्षा का सार्वजनिक उद्देश्य क्या है? नेट दिसंबर 2013 में प्रश्न पूछा गया है। तो शिक्षा का जो सार्वजनिक उद्देश्य है, विमुक्ति नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत उद्देश्य हो जाएगा, आचरण भी व्यक्तिगत उद्देश्य हो जाएगा, व्यवसाय भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत उद्देश्य हो जाएगा। लेकिन समग्र विकास क्या है? सार्वजनिक उद्देश्य है। कंफर्म? अगला क्वेश्चन,
ये जितने क्वेश्चन हैं ये लगभग रामबाण क्वेश्चन है, एक बार वीडियो देखेंगे तो गलत करके नहीं आएंगे। शैक्षिक निगरानी का मुख्य लक्ष्य क्या है? शैक्षिक निगरानी समझ रहे होंगे, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रशासन है, निर्णय लेने की क्षमता है, शैक्षिक सेवाएं हैं, अनुशासन को बनाए रखना है। तो इसमें जो सबसे अच्छा उत्तर है वो है क्या है? शैक्षिक सेवा है। क्या है? शैक्षिक सेवा। ये नेट दिसंबर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है हमारा 16 नंबर, नेट दिसंबर 2013 में पूछा गया है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का अर्थ है। सार्वभौमिकीकरण बार बार आएगा, याद रखिएगा। अब ये प्रश्न यहां पे कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा माने हम केवल प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। यहां पे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का अर्थ है, इसमें दो चीजें हम लोग नोट करेंगे, एक तो प्राथमिक शिक्षा और दूसरा सार्वभौमिकीकरण। इसका अर्थ है सभी को शिक्षा, सभी लड़कियों को शिक्षा, सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा। देखिए सभी को शिक्षा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एज डिफरेंट नहीं किया गया है। सभी को शिक्षा मतलब शैशवावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक, तो ऐसा नहीं है। दूसरा, सभी लड़कियों को शिक्षा मतलब केवल लड़कियों को ही, ऐसा भी नहीं है। तीसरा, सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी सही नहीं है, क्योंकि मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की एक लिमिट है, एक लाइन है, एक एज है कि इस एज तक हम मुक्त, आगे देखेंगे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ही मुक्त और अनिवार्य शिक्षा में हम रख सकते हैं। तो इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा? डी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे अनुसार। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, नेट जून 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, जिसके पास हम लोग लेवल पढ़ते हैं ना, नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता किस लिए है? अरे भाई, जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता किस लिए है? प्रश्न सीधा है, जीवन कौशल। तो इसका सबसे अच्छा उत्तर क्या होगा? अपनी संस्कृति के अनुकूलन करना, व्यवसायिक कार्य क्षमता बढ़ाना, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना, जीवन में चुनौतियों का प्रभावशाली रूप से सामना करना। अब देखिए, जीवन कौशल व्यक्तिगत है, तो उसका सीधा सीधा उत्तर क्या है? जीवन में चुनौतियों का प्रभावशाली रूप से सामना करने के लिए जीवन कौशल शिक्षा दी जाती है, लाइफ स्किल दी जाती है, एजुकेशन। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है एक और दूसरा कारक है। इस तरह के क्वेश्चनों का भरमार है इस समय। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि जो अभिकथन है ए, वो कह रहा है कि शिक्षा शांति एवं सौहार्द को बढ़ावा देती है। सही है, शिक्षा क्या करती है? शांति और सौहार्द को बढ़ावा देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा है कारक, इसका कारण कक्षा में जनतांत्रिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है, यानी कक्षा में प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है। दोनों सही है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ए और बी दोनों सही, ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, शायद सही हो जाए, नहीं हो पा रहा है। अभी हम लोग देखते हैं इसको।